हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा साल 2000 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। उस क्रैश को हम .com बबल के नाम से जानते हैं। ये वही दौर था जब इंटरनेट नया नया आया था और हर कोई टेक स्टॉक्स पे या इंटरनेट बेस्ड कंपनीज पर बुलिश था। और हालात ऐसे थे कि किसी भी कंपनी के नाम के आगे अगर टेक लगा होता था तो उसका शेयर हर 3-4 महीने में डबल हो जाता था। और उसका परिणाम यह हुआ कि 1995 से 2000 ईयर तक नैस्डैक, जिसमें कि ज्यादातर टेक कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वो 400% ऊपर चला गया और उसका पीई 200 तक पहुंच गया। इमेजिन करिए, आज हम निफ्टी के 30-32 पीई पर हैं और हमें कंसर्न हो रहा है कि मार्केट ज्यादा ओवरहीटेड हो गया है। और उस दौर में नैस्डैक का पीई करीब 200 से ऊपर चला गया था। और इसी दौर में बहुत सारी टेक कंपनीज ने जन्म लिया, जिसमें से गूगल और अमेजॉन भी थी। तो जब यह तमाशा चल रहा था तो जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, वॉरेन बफेट, क्या वो इन कंपनीज में खरीदारी कर रहे थे? जी नहीं, वो नहीं खरीद रहे थे। और जो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला, क्या वो इंडिया में टेक स्टॉक्स को खरीद रहे थे? जी नहीं, वो भी नहीं खरीद रहे थे। तो आखिर ये लोग टेक कंपनीज को उस दौर में क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्या वो लोग बेवकूफ थे? जी नहीं, वो उन कंपनीज को इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि दरअसल वो काफी ज्यादा स्मार्ट थे। और जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे और उन कंपनीज में पैसा लगा रहे थे, वो कुछ साल तो उन्होंने मजे किए, लेकिन उसके बाद उनका सारा कैपिटल एक तरीके से जीरो हो गया। और करीब 90% उस दौर की टेक कंपनियां कोलैप्स हो गई, बैंकरप्ट हो गई या बिल्कुल खत्म हो गई। और जो बच गई उनमें से कुछ मुट्ठीभर कंपनियां, उन्हीं में से ये थी एप्पल, गूगल और अमेजॉन। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सब्सक्राइबर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उस दौर में पैसा लगाया होगा और डुबाया होगा। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी उससे कुछ सीख सके और अपने पैसे को बचा सके। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट, उन्होंने अमेजॉन में 2019 में आकर इन्वेस्टमेंट किया, जब अमेजॉन का स्टॉक $1800 के आसपास था। जबकि वो चाहते तो अमेजॉन के आईपीओ में सिर्फ 18 रुपीज में अमेजॉन का स्टॉक खरीद सकते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेजॉन का आईपीओ करीब 1997 के आसपास आया था। वहीं वॉरेन बफे ने एप्पल को 216 में खरीदा, जब एप्पल का भाव करीब $30 के आसपास था। अगर वो चाहते तो इसी एप्पल को वो 2000 साल से पहले करीब 50 सेंट में खरीद सकते थे। अब आप में से कुछ लोग शायद ये कह सकते हैं कि यार, अजीब चमन आदमी है, $18 में स्टॉक को नहीं खरीदा और 1800 में जाकर अमेजॉन को खरीदा। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि वॉरेन बफेट ने कितने पैसे कमाए और आपने कितने पैसे कमाए। और वॉरेन बफेट ने 50 सेंट में एप्पल का शेयर ना खरीद के करीब $30 में एप्पल का शेयर खरीदा और फिर भी हजारों करोड़ रुपए प्रॉफिट बना लिए। और आपने कितने बनाए? और इमेजिन करिए, अगर मैं उन लोगों को यह कहता कि $18 में अमेजॉन को मत खरीदो और फिर मैं जाकर अगर उनसे यह कहता कि $1800 में अमेजॉन को खरीदो, तो उनका किस तरीके का रिएक्शन होता, आप ये इमेजिन कर सकते हैं। और उनमें से कुछ लोग तो धर्मेंद्र बन जाते और बोलते, कहते मैं उत्तराखंड पे जाऊंगा। जोक्स अपार्ट दोस्तों, लेसन यहां पर यह है कि अगर आपने एक स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पर मिस कर दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आगे भी मौका देगा। अगर वो अच्छी कंपनी है तो वो लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगी। इसलिए जब आपसे शेयर छूट जाए तो उसके लिए रोना धोना बंद करके ये सोचिए कि आगे की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए। और वॉरेन बफेट से ये सीखिए कि उन्होंने एक स्टॉक को एक्वायर करने के लिए 16 साल तक वेट किया और फिर भी उन्होंने उस पर पैसा बनाया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वॉरेन बफेट ने गूगल में आज तक भी इन्वेस्ट नहीं किया है। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे ई फर्म्स हैं
या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने 2000 से पहले भी गूगल में या अमेजॉन में या एप्पल में इन्वेस्ट किया था, तो क्या वो लोग वॉरेन बफेट से ज्यादा स्मार्ट हैं? दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि ये जो पीई फर्म्स हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये किस मॉडल में काम करती हैं। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं। मान लीजिए उनके पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस 1 लाख को वो करीब 100 कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक कंपनी में वो हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये वो कंपनियां होती हैं जिनमें ग्रोथ के जबरदस्त पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि जहां पर ग्रोथ के चांसेस होते हैं वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है, और वो इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि उनमें से 90 to 95% कंपनियां नॉन परफॉर्मर रहेंगी और हो सकता है वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएं। लेकिन अगर 5% कंपनियां भी गूगल अमेजॉन के जैसी बन जाएं या उनकी 50% 25% भी बन जाएं, तो उनके सारे पैसे भी रिकवर हो जाते हैं और वो उस पे एक जबरदस्त प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो वो इस मॉडल पे काम करते हैं, और उनका अगर 3% भी हिट रेशियो होता है तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर उससे कमा लेते हैं। लेकिन जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस मॉडल पर काम नहीं करते हैं। वो कंपनी में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये एक स्टेबल कंपनी है, और वो तब तक उसमें अपना पैसा नहीं लगाते हैं जब तक उनके क्राइटेरिया मीट नहीं होते हैं। और अगर इन सब कारणों से कोई कंपनी उनसे छूट जाती है तो वो इसके लिए रोना धोना नहीं मचाते हैं, और वो कंटिन्यूअसली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। तो वॉरेन बफे ने अपने रूल्स को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, और उन्होंने इन रूल्स को पब्लिक के साथ शेयर किया है। तो उनके इन्वेस्टमेंट के 4 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, स्टॉक मस्ट बी मैनेज्ड बाय विजिलेंट लीडर्स। इसका मतलब यह होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं या जो कंपनी के लीडर हैं, वो कंपनी के कर्जों को कंट्रोल में रखते हैं। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि मैं आपसे 2-3 साल पहले यह कहता कि फ्यूचर रिटेल में पैसा मत लगाओ, तो आप मुझसे क्या कहते? आप मुझसे कहते कि क्या बात कर रहे हो, कंपनी इतना ग्रो कर रही है, हर शेयर में अपने स्टोर खोल रही है, उनके स्टोर्स में लगातार भीड़ बनी रहती है, और आप हमसे कह रहे हो कि स्टॉक में पैसा मत लगाओ। लेकिन दोस्तों देखिए आखिर में क्या हुआ। कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो 3 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाई, और जहां लॉकडाउन लगा वो आउट ऑफ बिजनेस हो गई और बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गई। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी एक बात शेयर की है कि जो लोग उधार के पैसे से महंगे कपड़े खरीदते हैं वो एक दिन नंगे हो जाते हैं। तो हमें उन कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिनके ऊपर कर्जा ज्यादा हो। अब हम कैसे पता करें कि किस कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है? देखिए दोस्तों, कर्जा जो होता है उसके अलग अलग मायने होते हैं। एक गरीब किसान के ऊपर अगर 10,000 रुपीज का कर्जा होता है तो वो भी चुका नहीं पाता है, उसके लिए वो कर्जा भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन अमीर लोगों के लिए 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कर्जा भी कम होता है। तो आपकी कितनी हैसियत है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपका कर्जा ज्यादा है या कम है। तो किसी कंपनी का अगर आपको कर्जा ज्यादा है या कम है, उसके लिए आपको 2 चीजें चेक करनी चाहिए। पहला, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए, और दूसरा जो रेशियो है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो करंट रेशियो दरअसल हमें यह बताता है कि जो शॉर्ट टर्म में जो कंपनी की लायबिलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास कितने पैसे मौजूद हैं। तो अगर हम फ्यूचर रिटेल का मार्च 2020 पे जो इन दोनों पैरामीटर्स का स्टेटस था उसको अगर चेक करते हैं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑलरेडी ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो खतरे का संकेत दे रहे थे। डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 0.5 से कम होना चाहिए, वो फ्यूचर रिटेल का 2.5 से ऊपर था, यानी कि 5 गुना खराब। वहीं अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो वो 1.5 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अगर फ्यूचर रिटेल का आप देखें तो वो 1.07 के आसपास था।
तो अगर आप देखिए तो ये दोनों इंडिकेटर्स भी अगर आप सिंपली चेक कर लेते तो आपको ये पता चल जाता कि इस कंपनी के कैश फ्लो की सिचुएशन अच्छी नहीं है और यहां पर खतरे का अंदेशा है। लेकिन वही होता है ना, जब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है तो आदमी बुरी चीजों की तरफ देखना पसंद नहीं करता है। वहीं अगर हम टीसीएस के पैरामीटर को चेक करें तो आप पाएंगे कि टीसीएस एक रॉक सॉलिड कंपनी है। पहली बात तो यह है कि टीसीएस के पास लगभग जीरो डेट है, उसके कोई कर्जे नहीं। और अगर आप उसका करंट रेशियो देखें तो वो 3 से ऊपर है, यानी कि जो सेफ्टी लिमिट है 1.5 उससे दुगने से ज्यादा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक चीज बता दूं कि आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जिनमें ये पैरामीटर्स खराब हैं लेकिन फिर भी शेयर प्राइस उनका बढ़ रहा है। तो आप पलट के मुझे कह सकते हैं कि भैया देखिए उनका तो शेयर प्राइस डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि उन स्टॉक के साथ भी फ्यूचर रिटेल वाली कहानी कभी भी शुरू हो सकती है, और जब होगी तो आप ऐसा फंसेंगे कि फिर आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 ये है कि स्टॉक मस्ट हैव लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंपनी में या जिस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो एक तरीके से आप उस कंपनी के या उस प्रमोटर के पार्टनर बन जाते हैं। तो जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म का देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में मैं इस पार्टनरशिप से कितना पैसा कमा सकता। तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या 10 साल बाद भी इसी तरीके से बिकेंगे, और क्या जो उनकी बिक्री होगी वो आज से ज्यादा होगी या कम होगी। और वॉरेन बफेट तो हमें ये बोलते हैं कि आप 20 साल 30 साल तक का देखिए। तो जैसे मैं आपसे 2 एग्जांपल शेयर करता हूं। आज से 10 15 20 साल पहले भी लोग कोक पी रहे थे, आज भी पी रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले भी लोग चॉकलेट्स खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को देखना है जिनके डिमांड हमें लगता है कि आने वाले कई सालों पर बरकरार रहेगी और उसमें हमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। अब आइए बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये है कि स्टॉक मस्ट बी स्टेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कि जो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस स्टेबल होना चाहिए और उसका जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझ आना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके पास आता है और आपसे 1 लाख रुपए उधार मांगता है, तो क्या आप आंख बंद करके उसे दे देंगे? आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि क्या ये पहले किसी से उधार लेकर चुकाया है। साथ में आप ये देखेंगे कि इसकी जॉब कितनी स्टेबल है। अगर उसकी जॉब स्टेबल नहीं होगी तो क्या आप उसे कर्जा देना पसंद करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट है। तो इसी तरह से जब आप एक कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप उसके पुराने परफॉर्मेंस को देखेंगे कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कितना स्टेबल है। क्या आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे जो 1 साल तो 30-40% प्रॉफिट दे देती है और अगले साल लॉस दे देती है? शायद नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले साल प्रॉफिट आने वाला है कि लॉस आने वाला है। वहीं अगर आप कोई एक ऐसी कंपनी देखते हैं जिसका प्रॉफिट स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, 10%, फिर 15%, फिर 17%, फिर 20%, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी को ज्यादा स्टेबल मानेंगे। तो आप किसी कंपनी को कैसे मान सकते हैं कि वो स्टेबल है? इसके लिए आपको 2 पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे एज पर वॉरेन बफेट। पहला बुक वैल्यू और दूसरा अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। अब आपको यह देखना है कि जो बुक वैल्यू है और ईपीएस है ये स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही है। अगर उसमें ग्रोथ कम भी है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। थोड़ी बहुत ग्रोथ भी है तो वो अच्छी बात है, लेकिन वो नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप उसके 5 साल का रिकॉर्ड देख रहे हैं या 10 साल का रिकॉर्ड देख रहे हैं तो आपको यह देखना है कि वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल शुड बी अंडरस्टैंडेबल। इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैंने बताया कि आपको समझ आना चाहिए कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वो क्या बिजनेस करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, हम सब गूगल के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि गूगल पैसे कैसे बनाता है? आप देखिए, गूगल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स तो फ्री होते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो जीमेल हो। तो जब हर चीज वो फ्री में ही दे रहा है तो वो पैसे कैसे कमाता है?
हम में से शायद ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि गूगल एक खराब कंपनी है और फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे बिना ये सोचे समझे कि वो कंपनी कैसे पैसे कमाती है। तो जब भी आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आपको पता है कि ये कंपनी क्या बेचती है और कहां से प्रॉफिट कमाती है। रूल नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मैं हमेशा आपको लगातार बोलता रहता हूं, और वो रूल है स्टॉक मस्ट बी अंडर वैल्यूड। तो ये अंडर वैल्यू क्या होता है, आइए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मान लीजिए आप एक ऑरेंज जूस खरीदते हैं तो वो ऑरेंज जूस आपको 50 रुपीज में भी मिल सकता है, 100 में भी मिल सकता है और 200 में भी मिल सकता है। तो आप किस प्राइस पर पीना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप 50 रुपीज में पीना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक ग्लास जूस में 2 ऑरेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा पड़े होंगे। एक ऑरेंज 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ का होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रुपीज़ की कॉस्ट होगी और आप 50 रुपीज़ खुशी खुशी दे देंगे। तो आप 50 रुपीज़ पे कर रहे हैं और 30 रुपीज़ की आपको वैल्यू मिल रही है। वहीं अगर आप 200 रुपीज़ में उस जूस को पिएंगे तो आप 200 रुपीज़ का प्राइस पे कर रहे हैं और आपको 30 रुपीज़ की वैल्यू मिल रही है। तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि अंडर वैल्यू सिनेरियो और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ओवर वैल्यू सिनेरियो। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, ये हम कैसे पता करें? तो इसके लिए दोस्तों हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी पड़ेगी स्टॉक की। वॉरेन बफेट ने इसके बारे में क्लियर कट रूल बताया है कि कैसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू को पता कर सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उसे मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि उसे मुझे आपको थोड़ा इत्मीनान से समझाना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप उसके बगैर भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि नहीं है वो पता कर सकते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप कंपनी को देखिए कि वो रूल 1 का क्राइटेरिया, रूल 2 का क्राइटेरिया और रूल 3 का क्राइटेरिया को मीट करता है। अगर वो मीट करता है तो अंडर वैल्यूड है या नहीं है, इसे पता करने के लिए आप सिर्फ ये देखिए कि वो स्टॉक अपने पीक से 30% करेक्ट हो चुका है। अगर 30% उस स्टॉक में करेक्शन हो चुका है तो आप मान के चलिए कि वो काफी हद तक अंडर वैल्यूड ऑलरेडी हो चुका है। अब आप शायद ये सोच सकते हैं कि जब इतना अच्छा स्टॉक है तो इतना कैसे गिर गया 30%? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कई दफ़े क्या होता है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, सेक्टर चर्निंग करते हैं। कई दफ़े सेक्टर में गिरावट होती है, उसके वजह से अच्छे स्टॉक भी गिर जाते हैं। कई दफ़े मार्केट में क्रैश आता है, उसकी वजह से अच्छे स्टॉक गिर जाते हैं। तो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपने जब देखा कि कंपनी स्टेबल है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो 30% करेक्शन पे भी आपको उसे खरीदने से हिचकना नहीं चाहिए। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो वॉरेन बफेट के रूल्स हैं वो किस तरीके से, कितने सिंपल रूल्स हैं और मोस्टली कॉमन सेंस पर बेस्ड हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन। सो दोस्तों, ये रूल्स तो मैंने आपको बता दिए। अब आपका होमवर्क ये है कि आप जाके कम से कम 2 स्टॉक्स ऐसे पिक करके हमें बताइए जो इन क्राइटेरियाज को मीट करता है। और जो पैरामीटर्स या रेशियोज मैंने आपको बताए हैं वो आपको किसी भी फाइनेंस की साइट पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।